हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि लॉ एग्जाम्स में जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर हम लोग प्रेजेंट कैसे करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं केस स्टडी क्वेश्चंस होते क्या हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस यूजुअली वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक सिचुएशन में डाला जाता है और आपको बोला जाता है कि जो रेलिवेंट प्रोविजंस है या फिर सेक्शंस है उसके थ्रू आप बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको वहाँ पर अपना ओपिनियन देना पड़ता है। तो उस आंसर्स को हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे आज। नीचे क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने के बाद, फॉर्मेट समझाने के बाद आपको ये भी करवा दूंगा ये क्वेश्चन कि हम लोग लिखते कैसे हैं। पहले आप ये समझो कि केस स्टडी जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके 4 पार्ट में हमें आंसर करना है। पहला जो होता है वो होता है फैक्ट। फैक्ट में हम लोग कुछ सेंटेंस में बताएंगे क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है वो हम लोग लिखेंगे फैक्ट्स में, कुछ सेंटेंस में, 2 या 3 सेंटेंस या 1 या 2 सेंटेंस में लिखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रेफरेंस। अब रेफरेंस में जैसे मान लो कि कोई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का कौन सा सेक्शन या फिर कौन सा प्रोविजन सपोर्ट करता है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं सेक्शन एंड प्रोविजन। ऐसे तो आपको सीए फाउंडेशन में सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ प्रोविजन लिख दोगे कि कौन सा प्रोविजन सपोर्ट करता है तो सही है आपके लिए। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन और ये जो प्रोविजन है ये दोनों को हम लोग सम करके लिखते हैं, मतलब दोनों को हम लोग ऐड करके लिखते हैं कि हम लोग क्या कंक्लूजन में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। उसके बाद आता है अपना कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लोग अपना फाइनल आंसर देते हैं येस और नो। वैसे हम लोग सिर्फ येस और नो नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं कि क्यों हाँ है और क्यों ना है। ठीक है, तो आप पहले समझ लो कि सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग रेफरेंस लिखेंगे, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग अपना कंक्लूजन देंगे। तो नीचे क्वेश्चन है, हम लोग इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। In a private limited company, it is discovered that there are in fact 215 members. On an inquiry, it is ascertained that 20 of such members have been employees. Have been employees मतलब वो है नहीं, ex employees हो चुके हैं of the company in the recent past, and they have acquired their shares while they are still employees. They were still employees of the company. It is necessary to convert the company into a public company. आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये कन्वर्ट करना पब्लिक कंपनी में नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ 215 मेंबर्स हो चुके हैं और आप जानते हो कि पब्लिक कंपनी के यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी LRP होना चाहिए। तो पहला है एल। एल क्या होता है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ठीक है, अभी 200 में हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट होल्डर्स टू बी कंसिडर्ड वन। जो भी जॉइंट होल्डर्स होंगे उनको हम लोग एक मान लेंगे। एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज will not be considered। तो ये हमारा आर्टिकल बोलता है किसका? प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ये कहता है कि लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ठीक है, 200 मेंबर होने चाहिए। अब ठीक है, ये 200 में हम लोग इनको काउंट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला कि 215 मेंबर्स है, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि 200 होना चाहिए, तो यहाँ 215 है। ऑन एन इंक्वायरी इट इज़ असर्टेन दैट 20 ऑफ सच मेंबर्स हैव बीन एम्प्लॉयज़। तो अब ये 215 में से ना 20 ऐसे मेंबर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ थे या फिर एक्स एम्प्लॉयज़ थे। हैव बीन एम्प्लॉयज़ मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं इन द रिसेंट पास्ट एंड दे हैव एक्वायर्ड देयर शेयर्स व्हाइल दे वेयर स्टिल एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो एक्स एम्प्लॉय, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे नहीं, विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग आंसर लिखेंगे कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फैक्ट। अब फैक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं प्राइवेट कंपनी, माफ़ कीजिएगा हैंडराइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। अ प्राइवेट कंपनी हैज़ 215
members out of which 20 are एम्प्लॉय मेंबर्स। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ जो क्वेश्चन में बोला गया ना उसको मैं एक या दो सेंटेंस में लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर जब आंसर पढ़े आपको तो वो पहले समझ जाए कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। पहले आप क्वेश्चन तो बता दो कि क्वेश्चन में मांगा क्या है, उसके बाद आप अपना प्रोविजंस बताते रहना। इसके बाद हम लोग फैक्ट्स होने के बाद हम लोग लिखेंगे प्रोविजंस, ठीक है। प्रोविजंस वो पार्ट है जिसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं अपने आंसर को किसी सेक्शन या फिर किसी प्रोविजन के थ्रू। सॉरी यहाँ प्रोविजन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेफरेंस, ठीक है, हम लोग रेफरेंस लिखते हैं। अब रेफरेंस के हम लोग अंदर लिखते हैं कि कौन सा प्रोविजन सपोर्ट करता है हमारे आंसर को। तो रेफरेंस पे लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में होगा आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 68 बात कर रहा था प्राइवेट कंपनी के बारे में। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जब आप लिखो ना कोई भी एक्ट का नाम तो ध्यान रहे कि आपका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रहे, ठीक है, उसे आप स्मॉल में मत लिखना, कैपिटल में लिखना, नहीं तो एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा भी नहीं और सीधा काट देगा, क्योंकि वैसा कोई एक्ट है ही नहीं अगर आप उसको स्मॉल कर देते हो तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक करके लिख दो, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स to 200 provided that persons who are in the employment of the company and have acquired the shares shall not be included in number of members। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जो लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200 प्रोवाइडेड दैट पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड हैव एक्वायर्ड द शेयर्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, उसे हम लोग इंक्लूड करेंगे नहीं। अब तो आपका क्वेश्चन क्या बोला था, मैंने लिख दिया फैक्ट में, उसका कौन सा प्रोविजन, एक्ट का कौन सा प्रोविजन सपोर्ट करता है वो मैंने लिख दिया रेफरेंस में। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एनालिसिस। अब इसको हम लोग एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को। देयर आर 215 members in a private company it is ascertained that 20 such members are the employees of the company and have acquired the share
in the company thus the number of members excluding the employees is 95। ठीक है, 195 होगा ये, 195, क्योंकि 215 से हम लोग 20 हटा देंगे तो ये 195 होता है। तो ये तो ठीक है, प्राइवेट कंपनी का 200 मेंबर तक है। अब 200 मेंबर तक अगर हो तब आप प्राइवेट कंपनी हो, तो यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसको पब्लिक कंपनी में चेंज करो। ठीक है, अब कंक्लूजन में आते हैं हम लोग। कंक्लूजन क्या कहता है? बिकॉज ऑफ द रीज़न stated above, we may conclude that the company need to convert itself into a public company। तो इसी तरह से हम लोग आंसर प्रेजेंट करेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन रहे, जैसे आप क्वेश्चन रहेगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप मार्क कर लेना। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को 4 हिस्सों में बांटोगे। पहला होता है फैक्ट। फैक्ट में आप वो लिखोगे जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है, वो आप 1 या 2 सेंटेंस में लिखोगे। उसके बाद होता है रेफरेंस। रेफरेंस में आप उस क्वेश्चन को सपोर्ट करोगे विथ रेलिवेंट प्रोविजंस। आपको अगर सेक्शन याद है तो आप सेक्शन देना, अगर याद नहीं है तो मत देना। गलत देने से आपका आंसर ऐसे भी पूरा गलत हो जाएगा। तो आप गलत सेक्शन नहीं देना। आपको अगर याद नहीं है तो आप सिर्फ प्रोविजन लिख के आओ। ठीक है, अगर आपको प्रोविजन याद नहीं है एग्जैक्ट जो बुक में दिया है तो आप अपने लैंग्वेज में लिखो, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रोविजन के साथ सपोर्ट करना अपने आंसर को। उसके बाद आप क्वेश्चन और ये जो आपका क्वेश्चन का फैक्ट्स था और रेफरेंस था उसको मिलाकर एक आंसर लिखना, एनालिसिस, कि क्वेश्चन में क्या हुआ था और प्रोविजंस क्या कहता है, वो मिलाकर आप इसको एनालाइज करना। उसके बाद आप फाइनल एक कंक्लूजन दे देना। यहाँ पे आप येस और नो मत लिखना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सेंटेंस में कि बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव, जो भी आपका हाँ या ना आंसर होगा आप उसको कंक्लूड करके आ जाना। तो इसी तरह से हम लोग आंसर प्रेजेंट करते केस स्टडीज़ का एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।